बिल्कुल देखिए, यहाँ पर हलचल काफी तेज होते हुए इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि अब आपको यहाँ से थोड़ा सा दूर जाना होगा, क्योंकि निर्मला सीतारमण यहाँ से निकलने वाली। देखिए 8:30 बजे का वक्त है जब वो नॉर्थ ब्लॉक के निकलेंगे और 9 बजे के करीब नॉर्थ ब्लॉक में वो बजट जो टीम है जिस टीम ने बजट बनाया उनके साथ फोटो सेशन उनका होने वाला है। उसके बाद फिर राष्ट्रपति भवन के लिए 9:10 पर निकलने वाली है और फिर 9:45 पर वो पार्लियामेंट के लिए निकलेंगे और वहां पर भी उनका फोटो सेशन होगा और कैबिनेट मीटिंग भी होगी पार्लियामेंट में, वो होगी 10:15 पर। तो इस वक्त देखिए लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी हलचल काफी तेज इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई ताकि मीडिया आप थोड़ा सा, जहां पर आपको पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे होंगे वहां पर मीडिया अंदर ना आए। और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब निर्मला सीतारमण यहाँ से निकलने वाली हैं और जैसे वो निकलती हैं वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि उनकी साड़ी की चर्चा हमेशा से रहती है कि उनकी थीम थोड़ी अलग होती है हर बार और वो थीम ही बजट के अकॉर्डिंग होती है, तो इस बार वो भी देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अपडेट मैंने आपको बता दिया कि अब से 15-20 मिनट में निर्मला सीतारमण यहाँ से निकलेंगे और नॉर्थ ब्लॉक को यहाँ से जाने वाली है। जी तो महिमा इस वक्त निर्मला सीतारमण के आवास से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सत्य विजय के पास चलते हैं, भोपाल। अब देखिए अलग अलग शहरों में लोगों की आस क्या है, लोगों की उम्मीदें क्या हैं और वो कितना खरा उतरेंगी निर्मला सीतारमण उनकी उम्मीदों पर थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन सत्य विजय, अभी समय लोगों का है, अपनी उम्मीदें बता सकते हैं, अपनी डिमांड्स भी रख सकते हैं। हालांकि बजट का खाका तैयार हो चुका है, लेकिन क्या सोच रहे हैं वो? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए मैं भोपाल में एक पार्क में हूँ जहाँ पर कि मॉर्निंग वॉक करने तमाम लोग आते हैं। इनमें कई लोग जानकार भी हैं, बजट के जानकार भी है, सीए भी हैं, वकील भी हैं। सर सबसे पहले आपसे शुरुआत करूँगा, क्या उम्मीद है सर बजट से? सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल में अपना बजट ये पेश कर रहे हैं। बजट तो पेश हो रहा है, थोड़ा बहुत मैं आर्थिक सर्वे पढ़ रहा था जो समझ रहा था, उसके आधार पर 2 फैक्टर हमेशा काम करते हैं, एक ग्लोबल इकोनॉमिक और एक होता है लोकल इकोनॉमिक। जहाँ तो लोकल इकोनॉमिक की बात करें तो RBI ने अपनी नई गाइडलाइन जारी करने के लिए उन्होंने बोला है थोड़ा सा रेट में इनको कटौती करनी पड़ेगी, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी को जब तक अमेरिका अपने फेडरल बैंक में वहाँ नहीं करते तो इसका इम्पैक्ट इसको कैसे मैनेज करते हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। दूसरा ये है कि इनको थोड़ा जो है वर्ल्ड की सप्लाई चेन पे भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरा जो है जो डिसाइडिंग फैक्टर रहता है खासतौर पर खाद और फूड में जो होता है, ये जो तेल की कीमत है इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे सर बजट को लेकर? इस बार मिडिल क्लास का विशेष ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट को मिडिल क्लास को गवर्नमेंट से यही उम्मीद है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आम आदमी को बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता कि बजट में कि कहाँ से फंड्स आएंगे और कहाँ पे फंड जाएंगे। आम आदमी जिसमें एक बहुत बड़ा सैलरीड क्लास है उसको सिर्फ इससे बात से फ़र्क पड़ता है कि मेरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है या मेरी टैक्स की प्लानिंग को मैं कैसे मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। अभी तक 3 लाख रुपए सिर्फ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, जो कि कम से कम 7 लाख रुपए होना चाहिए। इन्होंने लास्ट बजट में 7 लाख रुपए किया था, बट दैट वाज विद सम सर्टेन कंडीशंस। तो अभी बिना किसी कंडीशन के 10 लाख होना चाहिए, प्लस आदमी के पास खर्च करने के लिए कुछ पैसे तो बचे, तब ना वो कुछ कर पाएगा अपनी प्लानिंग। और कुछ खर्च करने के लिए पैसा तो उनके पास बचना चाहिए। ये भोपाल की जनता थी, लेकिन बनारस की जनता क्या कह रही है? राघवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और राघवेंद्र, यहाँ तो चाय की चुस्कियों के साथ सुबह सुबह राजनीति की बातें भी शुरू हो जाती है, राजनीतिक चर्चा शुरू हो जाती है। आज का दिन अहम है, बजट से क्या उम्मीद लगाए ये बैठे हैं कि इनके लिए क्या होना चाहिए? बनारस की सुबह की तो कोई बात ही नहीं है, वो अपने आप में एक अजीब तरह की एक रौनक होती है। देखिए मैं इस समय काशी में हूँ, बनारस में हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट स्टेडियम है सिगरा चौराहे पे, उसके सामने हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन भी किया था और तीसरी बार यहीं से जीत करके वो सांसद बने हैं, प्रधानमंत्री बने। उनके तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है। हमारे साथ देखिए बनारस के ही लोग हैं, ये बुजुर्ग लोग हैं, जानकार लोग हैं, ये अपने नौकरी पेशा से हैं। इनसे ही जानते हैं कि क्या उम्मीद करते हैं सर आप केंद्रीय बजट आने वाला है, क्या कहेंगे सर? वो भैया कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। कुछ तो आएगा किसी के लिए? किसी के लिए कुछ नहीं आएगा, वो सिर्फ उनके अपने लिए आएगा। मैं और लोगों से जानना चाहता हूं सर क्या कहेंगे, सर क्या कहेंगे बजट के लिए? कुछ क्या आप सोचते हैं? फैसल भी बताएंगे, डॉक्टर साहब बताएंगे। देखिए अभी कुछ लोग बोलने से मना कर रहे हैं, मैं और कुछ युवाओं के पास जाता हूं। आप देखिए मैं लगातार ये कुछ लोग बैठे हुए हैं। भाई साहब आज केंद्र सरकार का बजट आ रहा है, क्या सोचते हैं कि एजुकेशन है या महंगाई है, रोजगार, किसके बारे में क्या कुछ आप चाहते हैं, क्या कुछ हो? अभी तो हमको सोच ही नहीं, चाय पी लेने दीजिए थोड़ा। फिर भी आप सर अभी सो को उठे हैं ना, थोड़ा सा रुक जाइए। राघवेंद्र आपके पास आ रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त कोमल चंडीगढ़ से जुड़ी हुई हैं।
इस वक्त सुबह सुबह लोग अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं, लेकिन भविष्य की शुरुआत बजट के साथ होती है। कोमल, जरा बताइए वहां लोग क्या सोच रहे हैं इस बजट को लेकर? कैसा बजट हो कि उनको खुशी होगी, क्या उम्मीदें हैं उनकी? बिल्कुल, देखिए वित्त मंत्री आज बजट पेश करेंगी, लेकिन अगर घर की गृह मंत्री की बात करें जो किचन का बजट बनाती है, उन्हें क्या उम्मीदें हैं? काफ़ी उम्मीद तो लगा के बैठी है, लेकिन उनसे बात करेंगे। कुकिंग कर रही है आप सुबह सुबह और रेडी भी हो गई, ऑफिस भी जाना है, ऐसे में दिमाग में है कि बजट भी पेश होगा, बजट थोड़ी राहत लेके आए। बहुत एक्साइटेड है हम, बिकॉज वी आर वर्किंग पीपल, सो एक्साइटमेंट हो रही है कि आज का बजट कैसा होगा। लेकिन निर्मला सीतारमण जी की इंटेलिजेंस पे और मोदी जी पे मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पिछले सालों की तरह अच्छा बजट बनाएंगे। कोई चीज़ बढ़ती है तो कोई कम भी करेंगे ताकि हमारे घर बैलेंस रहे। आपको क्या उम्मीदें हैं? वर्किंग प्रोफेशनल है आप, कुकिंग भी कर रही है, एक रहता है कि जाना है घर आना है, ऐसे में बजट से कितनी राहत चाहती? बजट ऐसा हो कि जैसे मैं वर्किंग हूँ तो ऐसा होना चाहिए कि मैं घर आऊँ, काम करूँ। किस तरह का बजट रहने वाला है? मोदी जी का बजट सबका साथ सबका विकास के मंत्र पे आता है। निश्चित तौर से उसके आधार पर बिजली किसी के लिए आ रहे हैं सर, कैसा बजट होने वाला कोई बात नहीं, हम हट जाएंगे। दूर है मैं ही नहीं आ रहा सर। क्या आम लोगों की उम्मीदों का बजट है? किसानों के लिए कोई स्पेशल स्कीम क्या कर दिया? किसानों के लिए कुछ स्पेशल स्कीम, किसानों के लिए सर, युवाओं के लिए 11 बजे से पता चल जाएगा। चलिए सर, हाथ तो हटाइए आप। तो आप देख रहे हैं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से मीडिया सवाल पूछ रही है कि आखिर जो आज बजट आने वाला है उसमें क्या कुछ है। उन्होंने ये कहा कि सबका साथ सबका विकास वाला बजट है। अब वो तकरीबन 11 बजे निर्मला सीतारमण जब संसद में बजट पेश करना शुरू करेंगी तो किसके खाते में क्या लेकर आई हैं ये पता लगना शुरू होगा। स्टूडियो में बहुत सारे मेहमान हमारे साथ हैं, हम लगातार नॉर्थ ब्लॉक पर भी नजर रखे हुए हैं क्योंकि वहां पहुंचेंगी थोड़ी देर बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। मास्टर चौराज हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं, हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी हैं, चंद्र प्रकाश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रेम कुमार जी स्टूडियो में हैं। मैं एक बार मास्टर चौराज आपसे पूछ लूं क्योंकि उन्होंने शुरुआत में कहा, कुछ मीडिया कर्मी पूछ रहे थे किसानों के लिए क्या है, तो आपकी उम्मीद क्या है? बहुत से लोग पिछली बार भी उम्मीद कर रहे थे कि किसान सम्मान निधि बढ़ेगी, इस बार कहा जा रहा है वो हो सकता है। ये धन्यवाद आपके लिए, लेकिन हम किसान निधि तो चाहते ही नहीं। अच्छा, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि आज खेती घाटे का सौदा हो रही है, खेती को लाभकारी कैसे बनाया जाए, क्योंकि फसलों की लागत बढ़ती जा रही है और फसलों का जो उचित मूल्य है वो किसान तक नहीं पहुंच रहा है। अभी आप कह रहे थे, मैंने तो नहीं सुना सबका साथ सबका विकास, लेकिन आपके कान में आ गया होगा। उन्होंने सवाल पूछा था, उसका जवाब में आपके कान में आ गया होगा। अभी किसान हमारा देश का 50 साल पीछे है। जब तक लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में किसान सत्र कम से कम 5 दिन का नहीं चलेगा और उसमें किसानों पर चर्चा नहीं होगी कि खेती को लाभकारी कैसे बनाया जाए। आज खेती घाटे का सौदा है क्योंकि बीमा का लाभ नहीं मिल पाता। वो ये है कि जब तक 70% फसल पूरी तहसील की खत्म ना हो जाए, जब तक किसान को लाभ नहीं मिल पाता बीमा का। और खेती पे जो लागत मूल्य बढ़ रहा है, दूध का रेट, जो पालतू पशु है उनका दूध का उचित रेट नहीं मिल पाता, तो इस पर गवर्नमेंट को बोनस देना चाहिए दूध पर। जो हमारे पालतू पशु हैं उनकी इलाज की व्यवस्था बेहतर नहीं है। गांव देहात से शिक्षा और स्वास्थ्य दूर हो रहा है। अभी आयुष्मान कार्ड है, अच्छी योजना है, लेकिन आयुष्मान कार्ड में भी ना तो सारे अस्पताल हैं और ना सारे इलाज हैं उसके अंदर, और ना ओपीडी है उसके अंदर। ज़्यादातर आदमियों को अपने पैसे से इलाज कराना पड़ता है। विशेष परिस्थिति में आयुष्मान का लाभ मिलता है, जबकि सरकारी अस्पतालों में और सरकारी स्कूलों में शिक्षा और स्वास्थ्य का बिल्कुल बंटा ढार है। कुछ लोग कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान मूलभूत आवश्यकता है। मैं कहता हूं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार अगर है तो रोटी, कपड़ा और मकान तो अपने आप मिल जाएगा।
देश के अन्नदाता ने कोरोना काल में भी देश की आर्थिक व्यवस्था को नहीं लड़खड़ाने दिया। जिस समय पूरा देश ठप था उस समय किसान काम कर रहा था। लेकिन आप मैं शिवराज जी आपको यहाँ रोकूंगी, एक बात मैं समझना चाहती हूँ। देखिए आप कह रहे हैं किसान 50 साल पीछे चल रहा है, मैं एक बात समझना चाहती हूँ। देखिए पहले आप लोग कहते थे किसान सम्मान निधि के नाम पर आप कुछ दीजिए, वो 6000 देना शुरू कर दिया गया और सरकार ने जब सरकार बनते ही पहली बैठक हुई तो किसानों की सम्मान निधि को ही रिलीज किया गया। भाई आप सवाल ये आपको दिया जाता है तो आप भिखारी बोलने लगते हैं खुद को। मैं जरा चंद्र प्रकाश जी आपसे ये समझना चाहती हूँ, फिर देने का तरीका क्या होगा? आपको डायरेक्ट कैश बेनिफिट मिल रहा है, आपको सब्सिडी मिल रही है, खाद लेने पर सब्सिडी है, कृषि के जो उपकरण है उन पर सब्सिडी है। अगर इस तरह से नहीं दिया जाएगा तो फिर और कौन सा फॉर्मूला होगा देने का? कृषि के उपकरण पे जो सब्सिडी है वो ऑथराइज्ड डीलर से हमें खरीदना पड़ता है और ऑथराइज्ड डीलर पहले जोड़ी की। शिवराज जी जरा मैं चंद्र प्रकाश जी से सवाल कर रही हूँ। किसान विकास सम्मान कोष की बात है जो दिया जा रहा है किसानों को, वो बड़े किसानों के लिए नहीं है, वो छोटे किसानों के लिए, सीमांत किसानों के लिए, जो कि बिल्कुल दिया जा रहा है और उनके तक पहुंच रहा है और वो उनके लिए है। जो बड़े किसान हैं उनके लिए, जिनके पास बड़ा रकबा है, जो बड़ी खेती करते हैं, जो अन्नदाता करके हम लोगों ने पिछले वर्षों में बहुत सुना, वो अन्नदाता जब 3 किसान बिल आए तो राजनीति के चक्कर में फंसा दिया गया। ठीक है, उसमें को अगर कुछ सुधार होने थे तो वो निश्चित रूप से सरकार उसके लिए ओपन थी, लेकिन क्या हुआ, राजनीतिक एक दबाव तीनों किसानों बिलों के ये मुझे लगता है उन्होंने खत्म करा दिया। और किसानों को लेकर बहुत चर्चा हुई है और हम ये देखते भी रहे हैं कि कृषि प्रधान बजट पर प्रधानमंत्री का भी एक फोकस रहा है पिछले कुछ समय से, उस पर उन्होंने समय समय पर बोला भी है। एक बार अजय के पास जा रहे हैं सीधे लखनऊ। अजय जरा बताइए, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं वहां, आप कहां पर हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया, अभी बजट आने वाला है उसे लेकर क्या उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए बजट को लेकर चर्चा है। मोदी सरकार 3.0 में बजट में क्या कुछ आम लोगों को मिलेगा, बात करने के लिए लखनऊ के तमाम लोग हमारे संग मौजूद हैं। आप बताइए, आपकी तो टी शर्ट पे लिखा